हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू हिंदी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम फिर से BHDE 142 जिसका नाम राष्ट्रीय काव्य धारा है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था और आपको समझाया भी था कि आपको एग्ज़ाम में अपना आंसर किस तरह से लिखना है। ठीक है, इसलिए वो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था। मैंने लास्ट वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया था आपको, तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी। आपको समझ तो आ ही गया होगा कि अब मुझे आगे समझाना तो नहीं पड़ेगा आपको कि आपको आंसर किस तरह से लिखना है। या तो हमारा जो ये क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रवादी कवि के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी के महत्व पर प्रकाश डालिए, या माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव पक्ष को उद्घाटित कीजिए। इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन बनता है इन्हीं से, जो है राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताओं का परिचय दीजिए। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं और तीनों क्वेश्चन माखनलाल चतुर्वेदी से ही लिए हैं मैंने। ठीक है, और इन सभी का आंसर भी मैंने लास्ट वीडियो की तरह ही रखा है। एक आंसर है तीनों का, बस आपको लिखना किस तरह से वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो मैं उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वीडियो का लिंक, तो आप उसको भी देख लेना। तो हम उसका आंसर देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी हिंदी साहित्य में एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रख्यात हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 को होशंगाबाद से 14 मील दूर बावई ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री नंदलाल चतुर्वेदी और माता का नाम श्रीमती सुकरबाई था। इनके पिता प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे। इनके पिता की असमय मृत्यु के पश्चात इनके पालन पोषण में शिक्षा दीक्षा का भार इनकी माताजी के पर आ पड़ा। बावई जैसी एक छोटी सी बस्ती में बालक की शिक्षा की उचित व्यवस्था न होने के कारण उनकी माता ने उन्हें उनकी बुआ के पास सिमरनी नामक कस्बे में भेज दिया। उन्होंने सिमरनी में रहकर ही 10 वर्षों तक शिक्षा की। चतुर्वेदी जी ने संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और इन सभी भाषाओं में उपलब्ध उच्च कोटि के साहित्य का अध्ययन भी कर लिया। सन 1904 में 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह ग्यारसी बाई के साथ हुआ था। सैयद अली मीर, स्वामी राम तीर्थ, पंडित माधवराव सप्रे तथा माणक चंद्र जैन का इन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। सप्रे जी ने इनमें देशभक्ति की भावना को दृढ़ किया तथा इनके राजनीतिक गुरु बने। सन 1906 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक श्री चतुर्वेदी जी निरंतर क्रांतिकारी दल के लिए कार्य करते रहे। इन्होंने अपने पत्र और लेखों द्वारा ब्रिटिश शासन का खूब विरोध किया। इनकी विद्रोहात्मक लेखनी से ब्रिटिश शासन घबरा गया और सन 1921, 1922 और 1927 में राजद्रोह के अभियोग लगाया गया और जबलपुर में उन्हें 1 मास की सजा हुई। राजनीतिक नेता, पत्रकार, कवि तथा गद्यकार के रूप में इन्होंने देश और साहित्य की सेवा की। इस कारण से लोकप्रिय हुए। अनेक संस्थाओं ने इनका स्वागत किया, लोगों ने इन्हें सम्मान दिया। 1943 में हिंदी साहित्य प्रयाग ने हिम किरीटनी पर उन्हें देव पुरस्कार दिया। 1947 में उन्हें साहित्य वाचस्पति उपाधि प्रदान की गई। 1954 में साहित्य अकादमी की ओर से हिम तिरंगनी पर 5,000 रुपयों का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। 1963 में गणतंत्र दिवस पर भारत के तत्कालीन
राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण ने इन्हें व्यक्तिगत गुणों के लिए पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। 30 जनवरी 1968 को उन्होंने खंडवा में अपने निवास स्थल पर प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये तो इनका जीवन परिचय था। अब हम इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं देखते हैं, जो कि हैं हिम किरीटिनी, ये एक कविता संग्रह है जो कि प्रकाशित हुआ था 1943 ईस्वी में। अगला है हिम तरंगिनी, कविता संग्रह 1949 ईस्वी। समय के पांव, संस्मरणात्मक निबंध 1962 ईस्वी। चिंतन की लाचारी, भाषण संग्रह 1965 ईस्वी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम देखेंगे काव्य का भाव पक्ष, विशेषताएं या प्रवृत्तियां, जो भी हम बोल सकते हैं, पेपर में किसी भी नाम से ये आ सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का काव्य 3 भागों में बटा है। पहला है अलौकिक प्रेम या रहस्य भावना। चतुर्वेदी जी के काव्य में अलौकिक प्रेम को मान्यता मिली है। चतुर्वेदी जी की बहुत सी रचनाएं देश काल से परे शाश्वत भावों को अभिव्यक्त करती हैं। चतुर्वेदी जी ने प्रकृति के नैसर्गिक आनंद का अनुभव किया और प्रकृति के व्याप्त रहस्य को अपने काव्य में चित्रित किया। अलौकिक प्रेम द्वारा मानवीय एकता को बनाए रखने का प्रयास किया। दूसरा है भगवत प्रेम या भक्ति भावना। माखनलाल चतुर्वेदी की भगवत भक्ति आलंबन है श्री कृष्ण। उनकी कविताओं में कृष्ण भावना और राष्ट्रीयता की भावना अलग अलग ना रहकर एक ही रूप हो गई है। इनकी रचनाओं में कृष्ण के जीवन के अनेक प्रसंग स्वाधीनता संग्राम में सार्थक हो गए। श्री कृष्ण उनके आराध्य इसलिए हैं कि वे राष्ट्रीय स्वाधीनता में उनके प्रेरक बनते हैं। उपासना और संघर्ष एक बिंदु पर मिल जाते हैं। तीसरा है स्वदेश प्रेम या राष्ट्रीय चेतना। राष्ट्रीय चेतना का अत्यंत उदात्त स्वर माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में मिलता है। भारतीय आत्मा का समस्त जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। राष्ट्रीय चेतना के कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी का शीर्ष स्थान है। भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय जागरण, त्याग, बलिदान एवं सांस्कृतिक गौरव अभिमान की दृष्टि से 4 गीत विशेष महत्व रखते हैं। वे हैं राष्ट्रगान, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा तथा पुष्प की अभिलाषा। इन गीतों में चतुर्थ गीत माखनलाल चतुर्वेदी की वाणी से निसृत हुआ। वास्तव में चतुर्वेदी जी की रचनाएं राष्ट्रीय वेदना, शौर्य और उदात्त भारतीय संस्कृति की आंतरिक चेतना को अभिव्यक्त करने में बेजोड़ है। के बाद है हमारा काव्य का रचना शिल्प, जिसे हम संरचना शिल्प भी बोल सकते हैं या रचना विधान भी कह सकते हैं। ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर भूल गई। माखनलाल चतुर्वेदी जी की भाषा मिश्रित शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। इनकी भाषा में व्यावहारिकता का समावेश विद्यमान था। इन्होंने खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है। इनकी भाषा में हिंदी के साथ उर्दू तथा फारसी के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, जिनमें अलग तरह की सरलता और मिठास देखने को मिलती है। इनके शब्दों में देश के प्रति प्यार साफ दिखाई देता है। इनकी शैली गति शैली के साथ विचारात्मक तथा भावनात्मक शैली देखने को मिलती है। ये हुआ हमारा रचना विधान या संरचना शिल्प। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को देश के प्रति अत्यधिक प्रेम था और इसी प्रेम के लिए इन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही अपने आप को देश को समर्पित कर दिया था। इनकी अधिकतर रचनाएं देश पर आधारित ही हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के नाम कर दिया। ऐसे युगों में कम ही जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये हुआ हमारा आंसर यहाँ पे समाप्त। ठीक है, अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का
वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रमुख प्रवृत्तियों का, साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करना मतलब साहित्य की, काव्य की विशेषताएं बतानी है। साहित्य की जो विशेषताएं होती है ना प्रमुख, वो बतानी है। काव्यगत विशेषताएं लिख दो, साहित्य की विशेषताएं लिख दो, ये सारी चीजों के बारे में बताना है हमें। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्रीय चेतना पर प्रकाश डालिए। ये दो क्वेश्चन हो गए हमारे, या इसमें अगर इनसे बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जीवन परिचय पूछता है तो भी आप लिख सकते हैं। जिस तरह मैं आंसर लिखूंगी उसमें आप देख लेना। ठीक है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय काव्य धारा युग के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य रचनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में सक्रिय योगदान के द्वारा चेतना जगाने का कार्य किया। इन्होंने भक्ति से लेकर राष्ट्रीय भावना से युक्त रचनाएं लिखी और उनके द्वारा समाज एवं देश को जगाने का कार्य किया। अब यहाँ पर ये जीवन परिचय थोड़ा सा है। ठीक है, अगर जीवन परिचय भी पूछता है तो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने प्रॉपर पूरे आंसर लिखा है ताकि इसमें सारी चीज़ें मैं लिख सकूँ। जीवन परिचय, साहित्य परिचय, उनकी रचनाएं, उनके काव्य की विशेषताएं, फिर उनका रचना विधान कैसा था, मैंने सब चीज़ें एक ही आंसर के अंदर लिखी हैं ताकि क्वेश्चन चाहे कोई भी आए आप आंसर ये भी कॉपी करके आ जाएंगे ना, इसी आंसर को भी पूरा कॉपी करके आ जाएंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने लिखा ही इस तरीके से आंसर है। अब हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म 8 दिसंबर 1897 ईस्वी में मध्य प्रदेश राज्य के भ्याना नामक गांव में हुआ था। नवीन जी के पिता का नाम पंडित यमुना दास और माता का नाम राधाबाई था। इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ये बचपन से ही शरारती स्वभाव के थे। जब इन्हें पढ़ने के लिए नाथ द्वार भेजा गया, वहाँ भी ये पढ़ाई ना कर शरारतें किया करते थे। यही कारण है कि इन्हें वापस बुला लिया गया। फिर इनका दाखिला बाजापुर के मिडिल स्कूल में करा दिया गया। यहीं रहकर नवीन जी ने पढ़ाई की। बाजापुर से 8वीं कक्षा पास करने के बाद उज्जैन में माधव कॉलेज में पढ़ने चले गए। सन 1917 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा उज्जैन के स्कूल से उत्तीर्ण की। कानपुर में इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की व कानपुर के ही क्राइस्ट चर्च कॉलेज में ग्रेजुएशन की शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। किंतु गांधी जी व गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा से पढ़ाई छोड़ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग किया। कई बार जेल गए। सन 1921 से सन 1944 ईस्वी तक इनको 6 बार जेल जाना पड़ा। 62 वर्ष की आयु से सन 1962 ईस्वी में नवीन जी का निधन हो गया। सन 1952 ईस्वी से सन 1960 ईस्वी तक ये संसद सदस्य रहे। ये था इनका जीवन परिचय। अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक रचनाएं क्या थी। ठीक है, नवीन जी बचपन से ही साहित्य में रुचि रखते थे। लेखन का कार्य इन्होंने इंदौर से शुरू किया था। 1917 में गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने के बाद उन्होंने व्यवस्थित ढंग से लेखन कार्य शुरू किया। बाल कृष्ण शर्मा नवीन उत्कृष्ट पत्रकार रहे। गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आने के पश्चात प्रताप पत्र के सह संपादक रहे। प्रताप से पूर्व कई वर्षों तक प्रभा का भी संपादन किया। नवीन जी की प्रकाशित काव्य रचनाएं इस प्रकार से हैं: कुकुम, रश्मि रेखा, अपलक, उर्मिला, अर्चना के फूल आदि। अब हम देखते हैं इनकी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, विशेषताएं या भाव पक्ष। ठीक है, काव्य का, साहित्य का भाव पक्ष कहो या काव्य का भाव पक्ष कहो। ठीक, नवीन जी के काव्य में हमें विभिन्न प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। नवीन जी अध्ययनशील व्यक्ति थे। इन्होंने अपना अधिकांश समय अध्ययन करके बिताया। इन्होंने भक्त कवियों से लेकर आधुनिक गद्य की रचनाओं का गहराई से अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया उसका अपनी काव्य प्रतिभा में बहुत ही प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। इनकी प्रारंभिक रचनाओं में भक्त
कवियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कबीर की भांति फक्कड़पन इनके पदों में देखने को मिलता है। इनके पदों में गुरु नानक पद की छाप भी दिखाई पड़ती है। नवीन दोहावली में इनके दोहों पर रीतिकालीन कवियों का भी प्रभाव है। ठीक है। राष्ट्र चेतना, देश प्रेम नवीन जी के काव्य का मूल स्वर रहा है। वीर रस से परिपूर्ण राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत उनके पद अत्यंत प्रसिद्ध हुए। बालकृष्ण शर्मा नवीन का संपूर्ण काव्य राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत काव्य है। स्वाधीनता आंदोलन के भागीदार होने के साथ साथ इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में देश के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्ति दी है। राष्ट्र धर्म की रक्षा तत्कालीन समय की मांग थी। नवीन जी ने राष्ट्रीय भावों को काव्य का विषय बनाकर भारतीय जनता की स्वतंत्र चेतना को विकसित किया। इनकी कविता विप्लव गायन से इनको क्रांतिकारी कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। वे राष्ट्र को सशक्त एवं नव चेतना से भरने और पुरानी गली सड़ी मान्यताओं के विनाश की बात करते हैं। सन 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तभी अचानक चोरी चोरा कांड हो जाता है। गांधी जी इस कांड से अत्यधिक दुखी होते हैं और आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। नवीन जी पर इस घटना का अधिक प्रभाव होता है और वे फिर पराजय गीत की रचना कर देते हैं। निष्कर्ष, अतः यह कहना गलत ना होगा कि नवीन जी सच्चे देशभक्त थे। अध्ययनशील होने के कारण उन्हें अधिक ज्ञान प्राप्त होता गया, जो हमें उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो गया। अब अगला है हमारा ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में अभिव्यक्त सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को स्पष्ट कीजिए। ठीक है। और दूसरा है, राष्ट्रकवि दिनकर की काव्यगत विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। ये दो क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इसका आंसर। ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण के क्षेत्र में जिन कवियों ने योगदान दिया उसमें राष्ट्रकवि दिनकर का विशिष्ट स्थान है। नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना के लिए उनके द्वारा लिखा गया साहित्य अत्यंत मूल्यवान है। अब हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। वे एक साधारण कृषक परिवार से थे। 2 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद मां ने 3 बालकों को बहुत मुश्किलों से पाला। सिमरिया ग्राम गंगा नदी के किनारे स्थित था, जो हमेशा बाढ़ आदि से ग्रस्त रहता था। ऐसे माहौल में दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाद में उनका दाखिला मोकामा घाट के एक विद्यालय में करा दिया गया, जो लगभग 6 मील दूर था। दिनकर जी ने सन 1928 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बाद में उच्च शिक्षा के लिए वे पटना आ गए। पटना में इतिहास विषय में BA ऑनर्स किया। सन 1934 में उन्हें बिहार सरकार के अब रजिस्ट्रार पद पर नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने 9 वर्ष तक कार्य किया और साथ ही अपने राज्य की गरीबी का नज़दीकी से अध्ययन किया। 1952 में वे राज्यसभा के सदस्य बने। सन 1965 में भारत सरकार ने हिंदी सलाहकार पद पर नियुक्त हुए। सन 1959 में दिनकर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1960 में साहित्य अकादमी, सन 1962 में D.Litt तथा सन 1973 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 24 अप्रैल सन 1974 को मद्रास में उनका निधन हो गया। दिनकर के अंदर साहित्य रचना की जन्मजात प्रतिभा थी। सन 1924 में अपने विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने काव्य रचना शुरू कर दी थी। छात्र सदोदर में उनकी पहली काव्य रचना छपी थी।
सन 1935 में रेणुका काव्य संग्रह के प्रकाशन से उनकी पुस्तकें छपने लगी थी। उन्होंने कुछ 40 पुस्तकें लिखी। अब हम इनके कुछ काव्य देखेंगे, ठीक है। रेणुका, समाधिनी, रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हुंकार आदि। और इनके वैचारिक गद्य हैं। संस्कृति के 4 अध्याय, प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त, भारतीय एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता आदि। विविध, दिन की डायरी, मेरी यात्राएं आदि। अब इनकी हम काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां हैं वो देखेंगे, ठीक है। दिनकर अपनी कविताओं के माध्यम से जनता में चेतना लाना चाहते थे। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए लोगों में जोश लाना ज़रूरी था और दिनकर की कविताओं में ऐसे गुण भरे पड़े हैं जैसे राष्ट्र चेतना, सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्र चेतना को। राष्ट्र चेतना हिंदी साहित्य में दिनकर की पहचान राष्ट्र कवि के रूप में है। उनका साहित्य राष्ट्रीय जागरण व संघर्ष के आह्वान का जीता जागता दस्तावेज है। दिनकर जी के यहाँ राष्ट्रीय चेतना कई स्तरों पर व्यक्त हुई है। हुंकार, रेणुका, इतिहास के आंसू जैसी कविताओं में दिनकर जी ने विद्रोह और विप्लव के स्वरों को उभारा है। इनमें कर्म, उत्साह, पौरुष एवं उत्तेजना का संचार है। यह सब तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। दिनकर जी की राष्ट्रीय चेतना संकीर्ण नहीं है। यह न केवल ब्रिटिश राज्य का विरोध करने वाली है, अपितु स्वतंत्रता के बाद भी जनता के सामाजिक आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाली है। कवि ने दिल्ली, नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतिज्ञा में स्वतंत्रता उपरांत जनजीवन में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विषमताओं का चित्रण किया है। सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी, शेष भारत में अंधियारा है। दूसरा है हमारा सामाजिक चेतना। रामधारी सिंह दिनकर भारतीय साहित्य के प्रमुख कवियों में से एक थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में जागरूकता और सामाजिक चेतना को बढ़ावा दिया। उनकी कविताओं में सामाजिक मुद्दों, राष्ट्रीय उत्कृष्टता और मानवता के मूल्यों की महत्वपूर्ण चिंताएं प्रकट होती हैं। उनकी कविता उषा एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें समाज की दोषों की प्रतिक्रिया और महिला की स्थिति पर विचार किए हैं। इसके अलावा उनकी कविता कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के माध्यम से कर्म, कर्तव्य और न्याय के मुद्दों को उजागर किया गया है। वे समाज के विकास, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के मुद्दों पर भी गंभीर विचार करते थे जो उनकी कविताओं में दिखते हैं। उनके कविता संग्रह रश्मिरथी में भी समाज में न्याय की मांग और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के विषयों पर प्रकाश डाला गया है। उनकी कविता समरशेष है ना पार्थ भी राष्ट्रीय उत्कृष्टता और समर्पण की भावना को प्रकट करती है। इन सभी कविताओं के माध्यम से रामधारी सिंह दिनकर ने समाज में उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिकता, न्याय और मानवीय मूल्यों की महत्वपूर्णता को प्रोत्साहित किया और सामाजिक चेतना को जागरूक किया। भाषा सौंदर्य। दिनकर की भाषा शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित, खड़ी बोली है जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है। उनका शब्द चयन सटीक, सार्थक एवं भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। निश्चय ही दिनकर जी हिंदी काव्य रचना में विशिष्ट स्थान के अधिकारी कवि हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको आंसर्स ठीक लगे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।